एकदम कुछ चार्ज एकदम बॉडी के अंदर हो, बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, और उसके कारण जो मोशन होगा उसको हम इम्पल्सिव मोशन कहेंगे। तो इम्पल्सिव मोशन की अगर हम फ्लूइड के अंदर बात करें तो एक रैपिड मोशन है जो क्या होगा, आपका एक फाइनाइट आंसर दे। सबसे पहले तो फाइनाइट चार्ज होना चाहिए, और कितने इंटरवल में बात कर रहे हैं, ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ डेल्टा टी, स्मॉल टाइम के अंदर उस बॉडी के अंदर कुछ चेंज आए, कुछ मोशन हो उसकी, और रैपिड मोशन हो, एकदम कुछ झटके से कुछ चीज हो। और साथ साथ ये तो हमारा होगा फोर्स के टर्म में कि हमने कुछ फोर्स लगाया और एकदम कुछ चेंजेस आए बॉडी में ओवर अ स्मॉल इंटरवल, तो उसको हम इम्पल्सिव मोशन का नाम दे रहे हैं। या फिर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे हाई प्रेशर लगाया उसकी बाउंड्री पे, अगर हम बाउंड्री पे हाई प्रेशर लगाएंगे, बाउंड्री पे हाई प्रेशर, तो भी क्या होगा आपका, तब भी कुछ इस तरीके से होगा, डेल्टा टी टाइम में चेंज आएगा, एकदम रैपिड वेरिएशन होगी वेलोसिटी के अंदर। तो दोनों ही केस में वेलोसिटी में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, चाहे हम अपना यहाँ पे फोर्स लगाएं, चाहे हम प्रेशर ओवर द बाउंड्री लगाएं, दोनों ही केस में एक स्मॉल इंटरवल के अंदर आपका कुछ रैपिड चेंज आ रहा है, और उस रैपिड चेंज को हम क्या कह रहे हैं, उस टाइप के एक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव मोशन कहेंगे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हमारे को देखना क्या है, एक तो फोर्स पे बात करनी है और एक प्रेशर पे बात करनी है ओवर द स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर आपका एक फाइनाइट आंसर है, उस फाइनाइट आंसर को आप इम्पल्सिव या तो मोशन कहेंगे, इम्पल्सिव बॉडी फोर्स कहेंगे, या फिर आप इम्पल्सिव प्रेशर कहेंगे। अगर फोर्स के लिए तो इम्पल्सिव फोर्स बन जाएगा, और अगर प्रेशर के लिए तो इम्पल्सिव प्रेशर बन जाएगा। तो हम बेसिकली इसकी एक मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उस पर चलते हैं। इम्पल्सिव बॉडी फोर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज अ वेक्टर हियर। इम्पल्सिव बॉडी फोर्स को निकालोगे कैसे, फोर्स में ओवर द टाइम इंटरवल डी टी, एक स्मॉल इंटरवल होना चाहिए टी, टी टू डेल्टा टी, इसमें जो चेंज होगा इट मीन लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो लगाओगे आप, पॉइंट साइज इसको बनाओगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव बॉडी फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर मुझे इम्पल्सिव प्रेशर डिफाइन करना है, कैपिटल पी से हम डिफाइन करते हैं इम्पल्सिव प्रेशर को, और वो क्या बनेगा आपका, प्रेशर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज देखना है, हमने इंटीग्रेट करेंगे इसका हर टाइम के लिए जो भी चेंज हो रहा है उसमें, और क्या लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो। तो ये दोनों ही आपकी इम्पल्सिव के लिए इक्वेशन है, एक है इम्पल्सिव बॉडी फोर्स की और एक है इम्पल्सिव प्रेशर। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक इक्वेशन बनाना चाहे इम्पल्सिव के लिए इन दोनों का यूज करके, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी जनरल, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम हर इक्वेशन के अंदर कोई भी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी सेकंड सेक्शन में, तो हम आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते थे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। तो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती है जिसमें फोर्स भी हो आपका, प्रेशर भी हो, वो वाली लिखेंगे, कैपिटल डी क्यू बाई डी टी ले लो, या फिर इसी को हम स्मॉल से भी लिख देते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। और इसको इक्विवेलेंट कहते हैं हम कर्ल क्यू बाय कर्ल टी प्लस क्यू डॉट डेल्टा इंटू क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, फोर्स माइनस वन बाय रो डेल्टा पी। ये आपको याद होगा सबको। अब अगर मुझे इस पे इम्पल्सिव फोर्स या फिर इम्पल्सिव प्रेशर अप्लाई करना है, वो वाली इक्वेशन आपकी कैसे आई हुई है, दोनों हमारी एफ का या तो इंटीग्रेशन है या पी का इंटीग्रेशन ओवर द टी टू टी प्लस डेल्टा टी वेयर डेल्टा टी टेंड टू जीरो। तो अगर मैं आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन में इंटीग्रेशन ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसकी लिमिट टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी तक लूं, ठीक है ना, टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी तक लूं, और उस पर लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो लगा दूं, तो हमारे पास क्या है, पुट कर सकते हैं हम वापस वो वाली चीज को। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में तभी पुट कर सकते हैं जब मेरा यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाए, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंटीग्रेट होके आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए करते हैं, और लिमिट क्या लेंगे, टी, टी प्लस डेल्टा टी, और लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंड टू जीरो। इधर हो गया डी क्यू बाय डी टी, डी टी ये बन गया आपका। और इस साइड क्या बन गया आपका, अगर मैं इस वाली इक्वेशन पे अप्लाई करूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, टी, टी प्लस डेल्टा टी, एक बार तो ये आ जाएगा कर्ल क्यू बाय कर्ल टी डी टी, और दूसरे वाला
लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, टी टू टी प्लस डेल्टा टी, क्यू डॉट डेल इंटू क्यू डी टी, ये आ जाएगा पीछे वाले का। ठीक है, इक्वल टू में ये वाला अगर हम लिखें इस वाले को, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 इंटीग्रेशन टी से टी प्लस डेल्टा टी एफ डी टी माइनस 1/रो को तो आप बाहर ले सकते क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है ओनली, तो टी टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, डेल पी डी टी, ये हो गया हमारा। अब आपने क्या बोला था यहाँ पे, ये इसको यहीं पे एक बार अगर हम ड्रॉप कर दे, थोड़ा सा हम चेंजेस ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहां से देखूँ, ये तो मेरी किसकी वैल्यू बन गई, आई की, आई हमने इसी को बोला था। अगर इसको देखूं तो अभी हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि इस डेल्टा को तो मैं बाहर ले लूं, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, कैपिटल पी की। इसको अगर हम बाहर ले लें, यहां से यहां लिख लूं मैं डेल्टा ऑफ होल, तो ये कैपिटल पी की वैल्यू बन रही है इंपल्सिव प्रेशर की। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, ये क्या बन गया, देखो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, क्यू बार की वैल्यू आएगी टी प्लस डेल्टा टी, एक बार पुट होगा, एक बार क्यू बार टी पुट होगा, और इस पे लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 लगाना है, इज इक्वल टू, इसको बीच वाले को ड्रॉप कर दो, बीच वाला हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। अगर मैं इसको देखूं, ये क्या बन गया आपका, आई की वैल्यू बन गई, और ये क्या बन गई, 1/रो डेल्टा बाहर और अंदर वाली वैल्यू बन गई कैपिटल पी की। यहां तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी दीदी, हो गया। तो चलिए, तो अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या आएगा, हम इसको जो बीच वाला पोर्शन है वो खुद ही मतलब 0 हो गया, वैसे तो ड्रॉप नहीं कर सकते ना ऐसे ही। बीच वाला नहीं, हमने क्या किया, हमने इन दो पोर्शन को सिर्फ उठाया, एक तो ये वाली साइड और ये वाली, क्योंकि ये भी इसी के इक्वल है, ये भी इसी के इक्वल है। ओके मैम, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, रिलेशन तो होल्ड करेगा ही, तीनों में से कोई भी दो ले लो। अब इनको हम नाम दे रहे हैं कुछ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा कुछ ऐसा रिलेशन हुई है, इम्पल्सिव फ्लो हुआ है आपका, कुछ इम्पल्सिव मोशन हुई है, जैसे ही आपने टाइम को स्मॉल किया है। तो जैसे मैं डेल्टा टी टेंड टू 0 लगवा रही हूँ, तो मैं मान लेती हूँ, इसको मैंने मान लिया क्यू डैश से, और इसको मान लिया ओनली क्यू से। ठीक है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी हो गई आफ्टर द इम्पल्सिव एक्शन, ये इम्पल्सिव एक्शन के बाद वाली हो गई, ये इम्पल्सिव एक्शन से पहले वाली, क्योंकि ये चेंज ही तो दिखा रहा है उसके बाद वाला, टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद इम्पल्सिव मोशन ही तो आ गया आपका, जो थोड़ा सा चेंज हुआ। तो इनको हमने नाम दे दिया क्यू डैश, हमने किसको नाम दिया, दैट इज द फ्लूइड वेलोसिटी आफ्टर द इम्पल्सिव मोशन, और ये कौन सी है, फ्लूइड वेलोसिटी बिफोर द इम्पल्सिव मोशन। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे आ गया आई माइनस 1/रो डेल टी, ये बन गया आपके पास। और वी कैन राइट इट एज, अगर मैं रो को यहाँ से कॉमन ले लूँ, रो इधर भी आ जाएगा और रो आई बन जाएगा माइनस डेल पी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, ये हमारी क्या, इक्वेशन ऑफ इम्पल्सिव मोशन, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ इम्पल्सिव मोशन। अब कोई आपको कहे इसको कार्टेशियन में निकाल के दिखाओ हमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर मैं ले लूं, क्यू डैश वाला जो था आपका आफ्टर इम्पल्सिव मोशन के बाद जो आपकी वेलोसिटी है, उसके मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स वाई जेड में, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश, और क्यू किसके कोऑर्डिनेट हमारे यू वी डब्ल्यू होते ही है, और आई जो आपका आई है इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए जो इम्पल्सिव मोशन है आपके पास, बॉडी फोर्स, इम्पल्सिव बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स को हम हमेशा एक्स वाई जेड से करते थे रिप्रेजेंट, यहाँ पे मैंने क्योंकि इम्पल्सिव है तो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और डेल्टा पी आप जानते हैं, डेल्टा पी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो करली पी बाय करली आई कैप, करली पी बाय करली वाई जे कैप, करली पी बाय करली जेड के। तो आई कैप में इसका कोऑर्डिनेट हो गया कर्ल पी बाय कर्ल एक्स, और जे कैप में इसका कोऑर्डिनेट हो गया कर्ल पी बाय कर्ल वाई, और के कैप में इसका कोऑर्डिनेट हो गया कर्ल पी बाय कर्ल जेड। तो हमारे पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, बस हमें इसके अंदर रखना है। अगर मुझे निकालना है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगी यू डैश वाला, और क्यू की जगह पुट कर दूंगी यू वाला, ऐसे आई की जगह पे एक्स बार वाला, और डेल पी की जगह पे करली पी बाय करली एक्स वाला। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, रो यू डैश माइनस यू रो एक्स डैश माइनस करली पी बाय करली एक्स, ये बन गई आपके लॉन्ग एक्स
ऐसे आप अलोंग वाई एक्सिस निकाल सकते हैं, वी डैश माइनस वी रो वाई डैश माइनस करली पी बाय करली वाई। और सिमिलर वे से आप जेड के अलोंग भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय दिस। तो ये आपका हो गया इंपल्सिव मोशन की इक्वेशन को इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब मैं कहूं अगर आप इंपल्सिव मोशन आपका हुआ ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो या फिर कुछ इस तरीके का हो कि आपने कितना ही फोर्स क्यों ना लगा लो कोई एक्शन हो ही ना, कई चीजें ऐसी भी होती है, ठीक है। जैसे आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को लगा रहे हो, किसी पहाड़ को आपको खिसकाना है, खिसका पाओगे तो कितना ही फोर्स क्यों ना लगा लो अपनी तरफ से, अगर कोई और सोर्स ले आए तो शायद वो हो भी सकता है। तो ऐसा भी केस आ सकता है कि जब आपका इंपल्सिव मोशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इंपल्सिव मोशन जीरो, अब हम पर्टिकुलर केस कर रहे हैं जब इंपल्सिव मोशन जीरो है, तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ इंपल्सिव मोशन आई थी, क्या आई थी इक्वेशन, उसको याद रख लो। याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि आर्टिकल ड्राइव करना पेपर में आएगा, आया भी तो कोई एग्जाम्पल नहीं है इस पे कि आपको याद करना है। ये आई थी आपकी इक्वेशन ऑफ इंपल्सिव मोशन। अब इसमें अगर मैं आई को जीरो पुट करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, रो क्यू डैश माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल पी, ठीक है। सिमिलर वे से अगर मैं इरोटेशनल मोशन भी ले लूं तो इरोटेशनल मोशन में क्या होता है, क्यू की वैल्यू आप रख पाते हो माइनस डेल फाई के इक्वल, और ऐसे क्यू डैश की वैल्यू मान लो मैंने मान ली माइनस क्यू डेल फाई डैश के इक्वल। बस इसको अगर हम वापस पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे पुट क्या माइनस डेल पी ही रहेगा, इधर तो इधर वाले पुट करोगे रो, ये क्या बन गया माइनस डेल फाई डैश, और ये क्या बन गया माइनस डेल फाई। क्लियर है, माइनस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बच गया पी रो फाई। डेल्टा कैंसिल नहीं करना आपने, इंटीग्रेशन लेना, क्योंकि डेल्टा और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है, वो हम इग्नोर करके चल रहे हैं। तो प्रेशर आप कितना भी लगा लो फिर भी इंपल्सिव मोशन को तो कोई अफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि हमने इंपल्सिव मोशन इसके अंदर जीरो लिया है इस केस में, तो इसलिए आप कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, इंपल्सिव मोशन का आर्टिकल था, ठीक है। इसको एक बार कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट है आपको इसमें तो पूछ लो, फिर नहीं तो हम दोनों एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, तो एक एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में बार बार आ भी रहा है, उसी से स्टार्ट करते हैं। यस, दिस वन एग्जाम्पल ऑन पेज 2.30। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, एक स्फीयर, अ स्फीयर इज एट रेस्ट in an infinite mass of homogeneous liquid of density rho, the pressure at infinity being pi, मतलब p टेंड टू इन्फिनिटी पे नहीं सॉरी r टेंड टू इन्फिनिटी पे आपका प्रेशर क्या है, पाई है, प्रेशर इज पाई। जब आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हो, स्फीयर है तो रेडियस के अलॉन्ग हम काम करेंगे, तो रेडियस टेंड टू इन्फिनिटी पे आपका प्रेशर कहाँ जा रहा है, पाई पे, ये आपको कंडीशन दे रखी है। साथ साथ स्फीयर रेस्ट पे भी है, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें कहा है इफ द रेडियस आर ऑफ स्फीयर वेरीज इन अ मैनर द प्रेशर एट सरफेस इज गिवन बाय दिस, मतलब आपको प्रेशर निकालना है बेसिकली, इसने प्रेशर निकालने के लिए कहा है। और किस केस में कहा है कि आपका स्फीयर जो रेस्ट पे है और प्रेशर इन्फिनिटी पे आपका पाई है, ये दो कंडीशन आपको दे रखी है, होमोजीनियस लिक्विड है, डेंसिटी रो दे रखी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो क्लियर है सबको? चलिए, तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सब आपका थ्योरेटिकल तो आप पढ़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हर जगह होल्ड करती ही है आपकी। यहाँ स्फीयर देखो तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखनी है, जहाँ पे आपको स्फेरिकल सिमेट्री भी दे रखी है, क्योंकि स्फीयर है तो सिमेट्री भी होगी,
तो आपका सिर्फ काम चलेगा आर के अंदर, ठीक है। डाइवर्ज क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखूंगी तो आपको सिर्फ आर वाली लिखनी है। सिमेट्री है तो थीटा वाली टर्म तो वैसे ही नहीं होगी, ठीक है। और हम सारा काम अपना अलोंग रेडियस कर रहे हैं, जो भी कंडीशन थी वो हमारी अलोंग रेडियस ही दे रखी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो आपका आर थीटा फाइव को भी ऑमिट किया, तो हमारा सिर्फ आर वाली हम इक्वेशन लिख रहे। तो आर वाली जर्नल इक्वेशन ये बनती है आपकी डाइवर्जेंस की, ठीक है। कर्ल बाय कर्ल आर आर स्क्वायर यू 1/r²। देखो ये इक्वेशन वही वाली है, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे कौन सी इक्वेशन आ गई। 1/r² है आपका, ठीक है। एज इट इज अगर मैं रखू इस इक्वेशन को, खोलो कर्ल बाय कर्ल आर, अगर मैं इसका करूंगी कितना आएगा, एक बार r² एज इट इज तो कर्ल u बाय कर्ल करली 2u बाय करली r² हो जाएगा, प्लस एक बार अगर आप u को एज इट इज रखोगे तो 2r बन जाएगा इधर, है ना। इसका विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा 2r। तो ये टोटल इक्वेशन क्या बन गई, r² से r² कैंसिल, करली 2u बाय करली r²। इधर वाले r² को जब मैं इससे ऑपरेट करूंगी, एक r से एक r कैंसिल, बच जाएगा 2/r करली u बाय करली r। तो अगर आपको याद हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारी r वाली जितना पार्ट था वो यही था, करली 2u बाय करली r² प्लस 2/r करली u बाय करली r। तो ये वही वाली इक्वेशन है, कंफ्यूज मत हो जाना, बस हमने इसको एक अनदर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आई थिंक इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको इस एग्जांपल में याद रखना है कि हमने स्टार्ट किससे किया है। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया इस इक्वेशन को, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, बच जाएगा r² u इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो भी आएगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट हम जो लेते हैं, अभी फंक्शन r और t का चल रहा है सिर्फ आपका, फंक्शन ऑफ r एंड t। अब r में तो इक्वेशन है तो कांस्टेंट हम t वाला चूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमने कांस्टेंट की जगह क्या लिया, f ऑफ t लिया, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करेंगे तो हम एज अ t वाले को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं जब हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं। तो सब t आ चुका है आपका। अब जो इन्होंने इसके बाद लिखा है r² इंटू r डॉट, ये कहां से लिखा है, इसने इसी को लिखा है। एक्चुअली में जो हमारी ये कंडीशन आई है r² u इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू f ऑफ t, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन पे हम अपनी वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या थी, ऑन बाउंड्री r इज इक्वल टू r, और u को हम बाउंड्री पे r डॉट भी बोल सकते हैं। तो हमने ये कंडीशन पुट किया, r इज इक्वल टू r एंड u इज इक्वल टू r डॉट। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखो, स्फीयर ऑफ रेडियस r देगा, मतलब बाउंड्री पे r ही तो जाएगा आपका, अगर स्फीयर ऑफ रेडियस r है तो हमने एक कंडीशन अप्लाई किया यहाँ पे, ताकि मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकूं। हमारा मेन काम यही होता है, जो कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू निकालो। तो हमारे पास जो यहाँ पे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, r की जगह पे r पुट कर रहे हो और u की जगह पे r डॉट पुट कर रहे हो, तो क्या बन गया r² और इधर बन गया r डॉट। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, आप t की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे ये भी करेंगे ऑब्जर्व। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो हमारा ये निकल के आया है, जैसे मैं r को 10 टू इन्फिनिटी करूं तो मेरा आंसर जो है वो फाइनाइट भी जाना चाहिए, ठीक है। तो वो वाली चीज मेंटेन रखनी है यहाँ पे। तो ये भी हम यहाँ से बोल रहे हैं, जब आप r 10 टू यहाँ पे इन्फिनिटी करोगे तो मुझे क्या करना है, u को 0 बनाना है। तो r 10 टू इन्फिनिटी u 0, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, कुछ ना कुछ इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन के आंसर आपको कुछ कांस्टेंट दे ही देगी। तो वो चीज भी हमारी यहाँ पे वेरीफाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा इस कंडीशन से। अब जो बाकी कंडीशन थी, एक कंडीशन और कौन सी थी आपकी, r 10 टू इन्फिनिटी पे p इज इक्वल टू पाई, प्रेशर सम पाई, ठीक है। लेकिन एज आपको जो मोशन है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से देखूं, मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल टिपिकल है, तो आप स्टेप्स को माइंड में सेट करते चलना कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमने किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर मैं इस इक्वेशन से ऑब्जर्व करूं, मेरी जो कर्ल क्यू की वैल्यू आएगी, कर्ल क्यू आप कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी फंक्शन का, यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी फंक्शन लूं, मेरी वेलोसिटी फंक्शन बनी है u इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय r², ये मेरा वेलोसिटी फंक्शन बना है। तो अगर मैं इसका कर्ल निकालूंगी, आप इसका कर्ल निकाल के देखना, तो ये 0 आएगा,
ठीक है, ये आप निकाल के देख लेना, जीरो आएगा। और जब भी कर्ल क्यू अगर आपका जीरो आ जाए, ये क्यू ही है, वेलोसिटी देखो एक्स एक्सिस में, या फिर मैं क्यू लिख लूं क्योंकि मेरा यहाँ पे डायरेक्शन एक ही है, सिर्फ आर वाले ही डायरेक्शन है। तो आप इसका निकाल के देखना, कर्ल क्यू आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो आना मतलब मोशन क्या बन गया आपका, इरोटेशनल। अब मोशन अगर इरोटेशनल है तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस करली फाइव बाय करली आर रख सकती हूँ, ठीक है। और क्यू को ही हम क्या बोल रहे हैं ऊपर से, क्यू ही हमारा क्या है, यू। और यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है आपकी, एफ टी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। हमने किससे कनेक्ट किया इसको, इरोटेशनल मोशन से कनेक्ट किया। यहाँ से फायदा क्या मिला, हमें वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें फाई की वैल्यू मिल गई एफ टी बाय आर। क्योंकि हमें निकालना एंड में जाके आंसर प्रेशर गए, प्रेशर किस इक्वेशन से निकलता है आपका, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन में अगर आपको याद हो हमारा क्या क्या आता है बर्नौली इक्वेशन में, P निकालते हैं हम जिसको, Q आएगी वेलोसिटी, और फाई भी आता था वहां पे, तो इसलिए मैंने फाई निकाला है पहले। यहाँ पे फाई निकालने की हमारी ट्रिक क्या रही है, कर्ल Q इज इक्वल टू जीरो से ही हम फाई निकाल सकते थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही वे था, Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई रखते, तो हमने उसी वे से फाई निकाला है। तो आप ये बर्नौली इक्वेशन देख सकते हो, हमें कौन से केस में रखनी है, इरोटेशनल मोशन हो, क्योंकि हमने देख लिया इरोटेशनल है, अनस्टडी है, टाइम डिपेंडेंट आपने देखा है, जो आपने कांस्टेंट लिया फंक्शन ऑफ टी का लिया, तो अनस्टडी है। तो इसमें आपकी बर्नौली इक्वेशन ये होती थी, p बाय रो प्लस हाफ क्यू स्क्वायर माइनस कर्ल फाइव बाय कर्ल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब हमारे पास सारी वैल्यू अगर आप देखो तो हमारे पास u की वैल्यू है, q इज इक्वल टू u था, u है ऊपर, फाइव भी हमारा ऊपर निकल आया, ये फंक्शन हम कांस्टेंट का, इसको ऐसे ही रहने दो। निकालना क्या, प्रेशर निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी, r टेंड टू इन्फिनिटी पे प्रेशर क्या होगा आपका, पाई होगा। तो अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूं इसके अंदर इस कंडीशन को अप्लाई करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस कांस्टेंट की। ये कांस्टेंट तो हमें रिमूव करना है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, p की जगह तो क्या आ जाएगा, पाई बाय में डेंसिटी प्लस ये कितना हो जाएगा, u आपका था एफ टी बाई आर स्क्वायर जो हमने ऊपर निकाला था। तो जब आप इसमें r की इन्फिनिटी टेंड करोगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी दैट इज जीरो, ये हो जाएगा जीरो। ऐसे करली फाइव बाय करली टी में अगर मैं r टेंड टू इन्फिनिटी करूंगी तो t का डेरिवेटिव होना है, r तो फिर भी रहेगा, और वन बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइव भी जीरो हो रहा है, तो इट मीन्स ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर इक्वल टू में एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू आपकी क्या आ गया, पाई बाय रो, जिसको मैं यहाँ पे वापस रख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको हमने वापस रख दिया। वापस रख के आपने करना क्या, इसको वापस रखने के बाद यहाँ पे सिर्फ प्रेशर वाली साइड रहने देना, बाकी सबको उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो हमने यही केस इक्वेशन, प्रेशर वाली साइड इसी साइड रखी, बाकी सबको हम इधर ले गए, और ये हमने पुट कर दी एफ टी की वैल्यू पाई बाय रो। यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी पुट कर दी है, ध्यान से देखो, करली फाइव बाय करली टी की वैल्यू है ये। जब मैं इसको इस साइड लाऊंगी तो प्लस करली फाइव बाय करली टी बनेगा, और यहाँ से करली फाइव बाय करली टी निकालोगे तो एफ डॉट टी बाय आर ही आएगा। तो हमने यही रखा हुआ, एफ डॉट टी बाय आर। और ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ये यू की वैल्यू थी ऑन बाउंड्री, आप देख सकते हो, ये आपका निकला था पीछे। यू की वैल्यू क्या थी, एफ टी बाय आर स्क्वायर, और एफ टी की वैल्यू हमने पर्टिकुलर निकाली थी आर स्क्वायर इंटू आर डॉट, तो आप पीछे से देख सकते हो। ये यू की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ से यू की वैल्यू एफ टी अपॉन आर स्क्वायर, और एफ टी की वैल्यू हमारी ये निकली थी आर स्क्वायर आर डॉट। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी, ये वाली साइड जब इधर आएगी तो माइनस हाफ यू स्क्वायर बनेगा। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, हाँ पहुंच जाए हम, यस, माइनस हाफ यू स्क्वायर। तो जस्ट हमने सब्स्टिट्यूशन किए, जो जो चीजें हमने निकाली थी सारी सब्स्टिट्यूट कर दी। बस अब हमें प्रेशर की आंसर निकालना है, जो इक्वेशन है पूछा है, तो बस आप प्रेशर निकाल दीजिए ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया, पर क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया प्रेशर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। मतलब जब आप प्रेशर इक्वेशन में आर को आर पुट कर दोगे तो प्रेशर की वैल्यू ये बताओ आएगी। तो हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू निकालने की सोची, एफ डॉट टी की। एफ ऑफ टी हमारा आया था आर स्क्वायर आर डॉट, उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर दो, बहुत इजी डेरिवेटिव है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन,
देन इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, इसको एज इट इज। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दी मैंने, और ये भी क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। जब हमने आर को आर पुट किया, आर को जब हम कैपिटल आर पुट करेंगे कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया आर डॉट का स्क्वायर। तो आगे तो बस कैलकुलेशन है आपकी, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, ये पी की वैल्यू आपकी आई है। लेकिन क्वेश्चन में जो पी की वैल्यू पूछी हुई है, यहाँ पे कुछ और है। तो जो वो कुछ और है वही क्वेश्चन में उठाओ, ये कुछ और है जो हमें दिखानी है। तो मैंने इसी को उठाया, इसको ओपन करती गई मैं पुट करके, मेरा यही बन जाएगा। देखो हमने इसी को उठाया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r r डॉट प्लस r डॉट का स्क्वायर, इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे ये आ जाएगा, तो मिलकर सब कुछ हमारा वापस यही बन जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकती हूँ, तो ये पुट करते ही हमारा आंसर प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि हमें क्या शो करना है, तो एंड में जाके आपका आंसर तो ये निकलेगा, लेकिन जो शो करना है उसको देख के आपको बनाना है अपने आंसर को। ठीक है, क्लियर हुआ है, हिंट मिला है, कर लोगे इसको। मीनाक्षी क्लियर हुआ है? हाँ जी दी। तो इस वाले एग्जाम्पल को आप स्किप कर सकते हो, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। वैसे देख भी सकते हो, सेम ही तरीका है। एक बार इस पे आते हैं जो आपका और भी आया हुआ है पेपर में। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट मास ऑफ आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये क्या है आपके पास, एक आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दिया है, साथ में उसका फोर्स इतना बोला है कि पर यूनिट मास पे वो इतना फोर्स लगा रहा है, डायरेक्टेड टुवार्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। हम हमेशा क्या लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं, तो आउटवर्ड बनाने के लिए हम नेगेटिव साइन ले लेंगे, नॉट सो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे क्या बोले मैंने, इफ इनिशियली द फ्लूइड इट एट रेस्ट, इनिशियली क्यू की वैल्यू आपकी 0 है, मतलब r इज इक्वल टू 0 पे आपका फ्लूइड रेस्ट पे। फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है। सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर इज अ कैविटी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू a इन इट। r इज इक्वल टू a पे आपकी कैविटी फॉर्म हो रही है, जिसको हम आगे देखेंगे कैसे यूज करेंगे। तो आपको ये शो करना है कि कैविटी विल बी कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम दिस, मतलब आपको ये कैविटी बतानी इस टाइम पे कंप्लीटली फिल हो जाएगी। अगर r इज इक्वल टू a पे वो शुरू हुई है फॉर्म होनी, बाउंड्री पे वो शुरू हुई है फॉर्म होनी, तो आपको ये बताना है कि कंप्लीटली किस टाइम इंटरवल पे फिल होगी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले तो हम उसी को यूज करेंगे, क्योंकि कैविटी का क्वेश्चन है, तो अगेन स्पेरिकल फॉर्म में आपका क्वेश्चन आएगा। स्फीयर है, कैविटी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, ऑलरेडी इसने बोला है। तो स्फीयर की फॉर्म के लिए आप स्पेरिकल इक्वेशन में जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, सेम तरीके से हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल एज इट इज चलेगा आपका। तो आप देख सकते हैं हमने पिछले क्वेश्चन में यही किया था, यहाँ से कांस्टेंट को हमने एफ ऑफ टी बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि r इज इक्वल टू कैपिटल R वाली, यहाँ कंडीशन क्या है आपके पास, सरफेस ऑफ स्फीयर को मैं r इज इक्वल टू a है, हालांकि इन्होंने r इज इक्वल टू r लिखा, आप यहाँ पे r इज इक्वल टू a चेंज कर लेना चाहे, क्योंकि क्वेश्चन में r इज इक्वल टू a गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और मैंने लेट मान लिया, लेट कि जो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी उसको मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। v क्या है आपके पास, बाउंड्री पे डेरिवेटिव ऑफ रेडियस, मतलब करली r बाय करली t एट r इज इक्वल टू a पे हमने वैल्यू मान ली v, ये वैल्यू हम मान के चल रहे हैं। तो इसको मानने से क्या हो जाएगा आपका, अगेन जैसे हमने पीछे किया था ft की वैल्यू में चेंज आएगा, कांस्टेंट निकाला ना मैं, तो कांस्टेंट हम इस कंडीशन की हेल्प से निकालेंगे। निकालो कांस्टेंट इसकी हेल्प से, ft इज इक्वल में कितना बन गया, इसकी जगह पे पुट हो गया कैपिटल R, जो आप कैपिटल a पुट करने वाले हैं, नॉर्मल a, और u की जगह मतलब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपकी r डॉट, कंडीशन पुट करो ना, या तो r डॉट लिख लो या फिर v लिख लो, आपकी मर्जी है। हमने u को r डॉट बोला, आप ये लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से ft की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, r स्क्वायर r डॉट। अगर ft कितनी निकल गई तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं, अगेन सेम तरीके से हम ले सकते हैं डेरिवेटिव जो हमने ऊपर किया था। r डबल डॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक सिंगल r डॉट को तो हम लिख रहे हैं u,
तो कर्ल यू बाय कर्ल टी लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी हम, इसका स्क्वायर हो गया तो यू का स्क्वायर 2r यू का स्क्वायर। तो बेसिकली यहां से मैं r को कॉमन ले सकती हूँ और इस r को बाय में ले जाऊंगी तो मेरे पास ये आ गया। थोड़ा सा ओपन और करेंगे हम, देखो क्यों मैं इतना कुछ कर रही हूँ, आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे जो u है वो फंक्शन ऑफ r है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, करली u बाय करली r, करली r बाय करली t लिख सकते हैं। और करली r बाय करली t को हम बोल रहे हैं u, तो मैंने यहाँ पे रख दिया करली v बाय करली r। तो जो ये वैल्यू हमने निकाली है, देखना इसका कहाँ पे यूज होगा। आगे चलते हैं। आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास थी, अब की बार आप वो लिखोगे। अब की बार हमें प्रेशर नहीं निकालना है कि जो हम बर्नौली इक्वेशन पे जाएंगे। अब की बार हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड पे कमेंट करना है कि कब वो पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, होल लिक्विड फिल हो जाएगा। होल कैविटी फॉर्म होना मतलब जो बाउंड्री से लेकर इन्फिनिटी तक, हम ये देखना चाह रहे हैं, बाउंड्री से लेकर इन्फिनिटी तक आपको उसको फिल कराना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना है आपने r से इन्फिनिटी तक जाते जाते। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, अलोंग रेडियल डायरेक्शन लिखेंगे क्योंकि स्फीयर दे रखा है हमें। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपके पास करली u बाय करली t प्लस u करली u बाय करली r, मैंने सिर्फ r डायरेक्शन वाली ली है, इज इक्वल टू f ऑफ r माइनस 1 बाय रो करली p बाय करली r। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं यहाँ पे फर्स्ट वाले की, करली u बाय करली t, u की वैल्यू आपकी निकल के आई थी ft बाय r स्क्वायर। इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करो आप, तो r स्क्वायर बाहर f डॉट t बाय r स्क्वायर। और अगर आपको याद हो मैंने f डॉट t बाय r की ही वैल्यू निकाली थी, तो अब समझ आया मैंने इसकी वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि मुझे आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करनी है। ठीक है, और हमें फोर्स गिवन था क्वेश्चन में कितना फोर्स गिवन है आपको, क्वेश्चन में ये फोर्स गिवन है हमें म्यू r माइनस 7/3। टुवर्ड्स ओरिजिन ले रही हूँ तो नेगेटिव साइन आगे लगा देंगे ताकि ये आपका आउटवर्ड हो जाए। एफ आर की वैल्यू हम लेंगे माइनस यू अपॉन आर की 7/3, दैट इज एफ आर। इसको मैं लिख सकती हूँ पी बाय रो को अंदर ले जाऊं करली बाय करली आर। ये मेरा इस तरीके से बन सकता है करली बाय करली आर हाफ ऑफ यू स्क्वायर। ये क्लियर होगा आपको, बहुत बार किया हमने इस तरीके से। और इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया एफ डॉट टी बाय आर स्क्वायर, जो ये था। अभी भी अगर हम देखें हमें तो कैविटी फॉर्म करानी है, तो मैंने लेट अस अज्यूम दैट कैविटी हैज रेडियस r एट टाइम t एंड द वेलोसिटी इज r डॉट इज इक्वल टू u। अब कैविटी को फॉर्म कराना है तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे r से लेकर इन्फिनिटी तक होल लिक्विड पे। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। जब इस डेरिवेटिव वाले का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू r करना है आपको, ये एफ डॉट टी तो कांस्टेंट रहेगा, r के विद रिस्पेक्ट करो तो नेगेटिव ऑफ 1 बाय r बन जाएगा। तो ये बन गया माइनस एफ डॉट टी बाय r। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हाफ यू स्क्वायर रह जाएगा। और साथ साथ ये ध्यान देना मैंने यहाँ पे लिमिट 0 से u रखी है। क्यों रखी है, r टू इन्फिनिटी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन लिमिट तो u की लगानी है अब आपको। तो r पे तो हमारा u है 0, वेलोसिटी 0 है जब हमने r की बात की है। और r इन्फिनिटी पे अगर हम देखें सॉरी बाउंड्री पे हमारी वेलोसिटी है u, बाउंड्री पे हमारी जो वेलोसिटी है वो है u, तो बाउंड्री पे तो मैंने रख दी u। और इन्फिनिटी पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो इन्फिनिटी पे हमारी रेडियस जाएगी, जो इन्फिनिटी पे हमारी वेलोसिटी जाएगी वो 0 जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कंडीशन अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है, u से 0 आ गई। ठीक है, कंडीशन अकॉर्डिंगली हमारी चेंज हुई है। रेडियस से वेलोसिटी बनाना है आपको, तो जो बाउंड्री पे है अगर मैं उसका डेरिवेटिव ले रही हूँ उसको मैंने नाम दिया v का, वैसे तो आप यू ही बोल रहे हैं लेकिन v का नाम दिया है। और ऊपर जो रेडियस है आपकी उसको हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी पे जाके वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। इवन इन्फिनिटी पे हम अपने सारी चीजों को 0 करते जाएंगे, आप देखना भी। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इजीली कर सकते हैं, r की 7/3 को आप देख सकते हैं 4/3 बन जाएगा, हो गया। r टू इन्फिनिटी चलेगा और इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो p बाय रो बच जाएगा r से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आप हर चीज को 0 कर दो। हमने म्यू इन्फिनिटी भी 0 बोला है, p इन्फिनिटी भी 0 बोला और p r भी आपका 0 ही बोला है। प्रेशर दोनों जगह ही 0 बोले, इन्फिनिटी पे भी और कैविटी फॉर्म हो रही है तो वहां पे भी प्रेशर 0 बोले।
तो यहाँ से बेसिकली सिर्फ ये आर वाली इक्वेशन रह गई आपकी, आर पुट करो और ये माइनस का बन जाएगा प्लस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यार आगे ऐसे इसमें भी आप क्या करोगे, जीरो वाले में तो जीरो हो जाएगा, v वाला पुट होगा माइनस हाफ v स्क्वायर, और इसमें भी इन्फिनिटी पे तो जीरो, सिर्फ r वाला पुट होगा वो आ गया, और ये दोनों पे जीरो है, प्रेशर तो प्रेशर आपका दोनों जगह जीरो। तो फाइनली ये इक्वेशन बच गई हमारी। बस अब इसकी वैल्यू हमारी निकली हुई है, इसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने ऊपर निकाली थी। सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइनली देखो क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी की वैल्यू कब आएगी हमारी यहाँ पे, अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डी आर बाई डी टी तक पहुंचना पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे इसको, ठीक है ना, यहां तक पहले आपको पहुंचना है, इसको सिर्फ जस्ट एक मिनट रुक जाओ, सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, जस्ट पुट करोगे जो जो इसमें इकट्ठे हो रहे हैं उनको इकट्ठा करोगे, जैसे ये वी स्क्वायर है, ये भी वी स्क्वायर है, इसको हमने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद पूरे को आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ताकि नीचे से आर चला जाए, और ये आपका टोटल डेरिवेटिव बन चुका है। इन दोनों फंक्शंस को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब वी स्क्वायर बन चुका है। इधर आपका आर की 2/3 आ गई। अगेन हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपका आर के अंदर आ जाएगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने कंडीशन यूज की है, आर जो आपका रेडियस पे ए है, और आर डॉट की वैल्यू मैंने उस जगह पे क्या लिया, 0 लिया। इस कंडीशन का यूज करके हम सी का आंसर निकालेंगे। अब क्योंकि कैविटी फिल करनी है हमें, कैविटी फिल तभी होगी आपकी जब आर डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो आर डॉट की वैल्यू जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो नेगेटिव होना चाहिए, v इज नेगेटिव, ये हमें यहाँ पे करना होगा। इट मीन्स क्योंकि मुझे v का स्क्वायर लेना है तो नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा हमारा यहाँ पे, लेकिन हमें इसका स्क्वायर लेना तो कोई फर्क नहीं है। अगर हम स्क्वायर ना ले रहे होते तो हम इसको ध्यान में रखते, अब हम स्क्वायर ले तो कोई फर्क नहीं है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, और ये r निकला है आपका, इसका आप यहाँ से डी आर बाई डी टी कर सकते हो, निकाल लोगे, ठीक है ना। और ये कंडीशन भी पुट करनी है, आपको ध्यान करना है, इस कंडीशन को पुट करके सी की वैल्यू निकालना, तब ये बनेगा आपका। इन दोनों इक्वेशन से ही हमने निकाला है डी आर बाई डी टी। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया कैलकुलेटिव पार्ट, जिसका हो जाए वो शेयर कर देना। नेगेटिव का कहाँ रोल आया आपका, यहाँ स्केयरिंग करने पे तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब मैं इसका अंडर रूट लूंगी तो मुझे बाहर नेगेटिव साइन लेना है, ये आपके लिए यहाँ पे रोल आया नेगेटिव का। अब बस आपका काम हो चुका है पूरा। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहां से अब आप सॉल्व कर रहे हैं, बस इसको हमने क्या कर दिया, 9u ½ 10 इंटू में t लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो अगर ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इंटू में t आएगा। इस सारे को मैं इस साइड लेके जा रही हूँ, ये इस साइड आया होगा, ठीक है। तो t कहाँ से आया आपका, जब आपने इस इक्वेशन को कैसे लिखा है, डी आर बाई डी टी, और इसको आप इंटू में मल्टीप्लाई में ले गए हो और इसको बाय में लेके आए हो, a की 5/3 ये, तो इस साइड जो बच गया इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। नेगेटिव साइन को भी इस साइड ले आए हैं, और ये सारा आपका यही है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेशन करना इतना आसान तो नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू t करना, सॉरी यहाँ पे इधर t था, t आ गया, इधर विद रिस्पेक्ट टू r करो आप इंटीग्रेशन, इधर विद रिस्पेक्ट टू r अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करूं मैं इंटीग्रेशन, जस्ट मैंने सब्स्टिट्यूशन की है यहाँ पे मैंने r की वैल्यू ली है a sin थीटा 6/5। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे रिमाइंड रखना कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे हुआ। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा r को a sin 6/5, इस सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 से इंटीग्रेशन करोगे सॉल्व हो जाएगा, t की वैल्यू निकल आएगी जो हमें प्रूव करनी है। तो ये वाला ये आर्टिकल था, नीचे वाला आर्टिकल भी बिल्कुल सेम है आपका, इसके जैसा ही है। पेपर में ये 2 आर्टिकल ही मेनली आपके आते हैं, अगर आए तो, वैसे तो ये ऑप्शनल पार्ट था, फिर भी अगर आ जाए, ये वाला क्वेश्चन भी यही है, सेम ही है, बिल्कुल सेम तरीके से अप्रोच करेंगे आप, फर्क नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू आपको चेंज दे रखी है, बाकी सारा सेम है, ये वैल्यू चेंज है आपकी, ठीक है। तो समझ आया है।
पहले तो ये बताइए। कनेक्टेड हो ना सारे? हाँ जी दी, कुछ कुछ। हाँ, कुछ कुछ आया होगा भी, लेकिन इसको आप अभी थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि करना कैसे है। क्लियर हो जाएगा आपको, एक दो बार पढ़ोगे ना, क्योंकि देखो है तो ये वाला एग्जाम्पल इतने इजी तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको सारे करवाने की बजाय सिर्फ उन पे फोकस किया है जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, दोनों एग्जाम्पल। ताकि देखो सारे करोगे तो आप ये दो भी नहीं कर पाओगे पेपर में, मुझे लगता है। लेकिन आप ये दो कर जाओगे, चांसेस इन्हीं के ही आने के हैं। तो हम इतना सारा ना करने के बजाय इन दो एग्जाम्पल को, और इम्पल्सिव का हमने पढ़ लिया वो। अगर आपको फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को और पढ़ लेना, जो मैंने आपको इनिशियल फेज में कराया जरूर था। एक उसका ऊपर ऊपर से आपको बताया था, लेकिन आप उसको डीप में पढ़ जाना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। उसका क्वेश्चन भी कई बार आपका सिक्योर कर सकता है वहां से मार्क्स, कई बार पूरा क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का आ जाता है। और जिसको फिर भी ज्यादा ये है कि हमारा जो एक आधा सेक्शन ऐसा है जो हमसे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, लाइक सेकंड सेक्शन को स्किप कर रहा हो, कोई थर्ड, कोई भी सेक्शन स्किप कर रहा होगा, तो फोर्थ सेक्शन के आपके स्टार्टिंग में एक थ्योरम है बहुत बड़े वाली, वो डायरेक्ट 16 नंबर में आती है, आपकी 80% चांसेस है उसी के आने के इस बार। ठीक है, तो 16 मार्क्स में डायरेक्ट आएगी, एक सिंगल क्वेश्चन उसी से बच जाएगा। वो आप देखोगे नोट्स खोल के, स्टार्टिंग में वो थ्योरम दे रखे हैं फोर्थ सेक्शन के। दीदी लेकिन वो 3 ईयर से लगातार आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 3 ईयर से आ रही है, इस बार भी आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उस आगे वाले पोर्शन से आने वाला क्वेश्चन ही वही बनता है, और कोई क्वेश्चन। अब जो तुमने कहा था मैंने सेकंड सेक्शन का टाइम निकाले कराया, अब तुम कह रहे हो वो थ्योरम करा दो। दीदी अब एनी 5 का ऑप्शन है, हमने चारों सेक्शन के सिर्फ ऑप्शनल पार्ट करे हुए हैं। हाँ, तो हमें तो एक सेक्शन तो पूरा करना ही करना है, चाहे हम फर्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पार्ट करें। मैंने किस अकॉर्डिंग कराया था? शॉर्ट क्वेश्चन प्लस 4। मेरे अकॉर्डिंग से अभी भी 5 ही हैं आपके, अभी मेरे 5 है मेरे अकॉर्डिंग तो। तुम अब शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो वो अलग बात है। सेकंड से अब तुम्हारा डेफिनेटली कंप्लीट होगा, मैं अब कह सकती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें जो मैंने 2 एग्जांपल कराए हैं साथ में इम्पल्सिव का, अब तो तुम्हारा कंप्लीट होगा ही होगा। अब 19 में आया होगा आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये टॉपिक कहाँ पे है? ये तो पता नहीं कहाँ से तुम बोल रहे हो, तो दिखाओ एक बार पेपर दिखाओ वाला, जरा मुझे शेयर करो स्क्रीन। एक सेकंड रुको, देखने दो। उसको टैग करो भाई जहाँ भेजा हुआ है तुमने, कौन सा क्वेश्चन है, एक बार मुझे थोड़ा सा उसमें बताओ। सेकेंड सेक्शन से एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही रहा है मनीष, जो आप कह रहे हो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो आपका थर्ड में आया हुआ है, वो थर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो ही रहा है, एक क्वेश्चन तो वहां से बन ही रहा है सेकेंड सेक्शन से। अब ये तो मैंने आपको चॉइस बताई है कि जिसको जो करना है वो कर सकता है। अगर लास्ट सेक्शन में आप चाहते हो खुद से करना तो आप खुद से कर सकते हो 16 मार्क्स वाली थ्योरम को, क्योंकि उसमें समझाने का कुछ नहीं है। हाँ, करा आपने ट्राई, उसमें कुछ समझाने का नहीं है। देखो आप ये कहोगे समझा दो हमको, इसलिए मैंने उसका पीछे का पोर्शन ही कराया था आपको, क्योंकि वो वाली थ्योरम समझाने लायक ही नहीं है। वो थ्योरम तो आपको, या तो आप पॉइंट्स बनाओ कि इस थ्योरम में किया क्या क्या हुआ है, वो कर सकते हो उस तरीके से, क्योंकि वो थ्योरम तो ऐसी है कि आपको एंड में क्रैम ही करनी पड़ेगी, अगर जिसको भी वो करना है 16 मार्क्स में। ठीक है, तो हाँ ये हो सकता था कि आप अपना अगर चाहो तो फर्स्ट तो आपका डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ जाना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक आपका एक क्वेश्चन 101% होगा ही होगा। सेकंड का अब जो मैंने कराया 101% आपका क्वेश्चन होगा ही होगा, कहीं नहीं जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ।
थर्ड का भी हमने कर लिया है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, और फोर्थ का भी हमने किया, और एक आपका 2 मार्क्स वाला मैंने सारा आपको कराया था। फिर भी आपको लगता है कि 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ऐसा है लास्ट ईयर्स में आया हुआ जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आप मुझे उसका भेज सकते हो। कि फ्लूइड इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसका कोई भी मतलब अब एंड टाइम पे पूरा सेक्शन करने की कोशिश करो, इसलिए मैंने आपको जस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताया कि उसके आने के बहुत बहुत चांसेस हैं जो 16 मार्क्स में, और वो समझाने वाला तो बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन। अगर तुम कहो कि उसको करा दो, तो वही बात है कि मैं बोलती जाऊंगी, आप सुनते जाओगे, उसका फायदा नहीं। ठीक है, मनीष, इसको ट्राई कर लो, अगर तुम्हें लग रहा है हो सकता तो करो, नहीं तो जो आपने करा है उसी को अच्छे से कर लो, वहां से भी आपका पेपर कंप्लीट होगा फ्लूइड का। ठीक है, और इवन मैं तो यही कहूंगी, अगर फ्लूइड के पेपर नंदन सर के हाथ में चेक करने के लिए लग गए, उनको नहीं ध्यान रहता पेपर में चॉइस थी NE5 की या नहीं थी, उनको ध्यान नहीं रहेगा, तो वो हो सकता है कि और उनको वो तो इवन खुद मांगते हैं कि कंपलसरी क्वेश्चन बच्चे ने किया हो, वो उसको ज्यादा नंबर देते हैं जिसने कंपलसरी क्वेश्चन अच्छे से किया होता है स्टार्टिंग में ही, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये मत सोचो NE5 है तो हम कंपलसरी को छोड़ दें, इवन फ्लूइड में कंपलसरी जरूर करके आओ, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। आज से खुद कंपेयर कर लेना अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, जो एक कंपलसरी क्वेश्चन नहीं करके आएंगे उनके मार्क्स आपसे कम मिलेंगे, लेकिन कंपलसरी तभी करना है जब आप उसके सारे पार्ट सही कर रहे हो, तो ये कंडीशन है, तो इसलिए उसको प्रिपेयर कर लो। कंपलसरी में गिने चुने ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो कर लो। रेशम, ठीक है, ठीक है दी। चलो शिवांगी, रीचा, मीनाक्षी, तुम भी इसको रिवाइज कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे प्रॉब्लम्स ले सकते हो डेफिनेटली, और जो करो, ठीक है, अच्छे से करो उसको। चलो ठीक है देन, और कोई किसी चीज में डाउट है किसी को, एनी टॉपिक? हाँ बोलो, उसमें क्या डाउट है आपको? निकाल लो एक बार ना। हाँ एग्जाम्पल बोलो, कौन सा मनीष, क्या डाउट है? मेरे पास बुक थी, वो तो नहीं है, नोट्स एक सेकंड, यहाँ तो मुझे नोट्स कौन है वो, अगर तुम पेज नंबर बता रहे हो तो। थ्री पॉइंट कौन सा पेज बोले? 17, ओके। एग्जाम कब से है तुम लोगों के? 19 से, आज हो गई 12, ठीक है, बस फिर मत कुछ मत वही करो नया, अब तो एंड टाइम पे जो जो कि उसी को अच्छे से करो फ्लूइड में। 3.17, 10 स्पेस बिटवीन टू स्फीयर वाला जो क्वेश्चन है, हाँ इसमें कहाँ पे डाउट आया? अच्छा करवाना है, किसी ने किया है ये वाला एग्जाम्पल अभी तक? एनीवन? जब रिस्पॉन्स नहीं है मतलब अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया इस एग्जाम्पल को, है ना?
अभी नहीं किया, ठीक है मनीष, एक बार सबको करने दो वाला क्वेश्चन, सबको ट्राई करने दो, ठीक है। अगर हो जाता है आपस में वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो हम इस क्वेश्चन को करवा देंगे, ठीक है। फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दूंगी, क्योंकि एक बार सब ट्राई करेंगे तो मजा आता है कराने में इस क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे अगर हाँ हिंट लेना, हिंट मैं दे सकती हूँ आपको इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है पहले तो वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है। दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं आपके, मतलब जिनकी आपके पास कॉमन सेंटर है, रेडियस में डिफरेंट है। एक रेडियस हमने ए ले रखा है, एक बी ले रखा है, वेयर ए लेस देन बी, और उनकी लाइन ऑफ सेंटर से हमने कांस्टेंट स्पीड लिया यू और वी। तो आपको ये बताना है कि वेलोसिटी पोटेंशियल ये आएगा, जो बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना किसको, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 को, क्योंकि जो हमने पीछे उसमें क्वेश्चन किए हैं, जितने भी आर्टिकल किए हैं इस वाले सेक्शन में, हर एक में हम जानते हैं जो हमारा फाई है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और अंडर सम कंडीशन हमें इसको सॉल्व करना होता है। जैसे हर एक में किसी में स्फीयर रेस्ट पे था आपका, तो उसमें आपने कंडीशन ली थी, किसी में आपका स्फीयर जो था एसेलेटिंग था तो उसकी अलग कंडीशन थी। ऐसे अब की बार जो है आपका वो मोशन हो रही है दो कंसेंट्रिक स्फीयर के बीच में, हमने उस पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस, अगर मैं ए की बात करूं, अगर मैं बाउंड्री एट ए पे बात करूं तो आपकी कांस्टेंट स्पीड है यू लाइन ऑफ सेंटर के अलोंग, और अगर मैं बी वाली बाउंड्री पे बात करूं तो है वी। तो उसी अकॉर्डिंगली क्यू की वैल्यू अलोंग रेडियस, क्योंकि सेंटर से तो पास होगी, रेडियस ही बोल सकते हैं उस लाइन को, अगर मैं किसी लाइन की बात कर रही हूँ तो, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू अलोंग रेडियस, क्यू मतलब माइनस डेल फाई को सॉल्व करोगे अलोंग रेडियस, माइनस कर्ल फाई बाय कर्ल आर की वैल्यू आपने कितनी ली है, यू कॉस थीटा एट आर इज इक्वल टू ए, और सेकंड कंडीशन क्या है, माइनस करली फाई बाय करली आर इज इक्वल टू बी पे आपकी क्या बन जाएगी, वी कॉस थीटा। तो ये दो कंडीशन के अंडर आपको सॉल्यूशन लेना है लैप्लास इक्वेशन का। तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन सोचिए फाई का जो इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और साथ में आपको ये भी दे। तो कोस थीटा आपका कब आता था, जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स में भी किया है जनरल फॉर्म लेनी, वैसे हमने अब की बार जनरल फॉर्म लिया है। कोस थीटा आप लोगे मतलब n को 1 पुट कर रहे हो उस वाली इक्वेशन में जो आपने पहला आर्टिकल सबसे किया था एक्सियल सिमेट्रिक वाला, तो उसमें n को 1 पुट करोगे तो क्या बन गया 5 माइनस ऑफ ए आर प्लस बी आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। उस वाली फॉर्म में अब इन दोनों कंडीशन को पुट करो फर्स्ट और सेकंड वाली को, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू आते हैं वापस पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5 का। यहाँ तक क्लियर है मनीष? ठीक है, बस आगे आपको निकालना है इम्पल्स निकालना है। जैसे अभी हमने इम्पल्सिव मोशन का भी आपने आर्टिकल किया था, तो अब हमें 5 तो हमारा आ चुका है, अब हमें निकालना है इम्पल्स। तो इम्पल्स प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही है हमारी। अगर आई हम इम्पल्सिव मोशन लेते हैं तो हम इम्पल्सिव मोशन की जो आपने यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ ना, इस रिजल्ट को थोड़ा सा माइंड में रखना, जो लिखा हुआ है m इंटू यू मास इंटू इंटरनल वेलोसिटी जो आपकी है अंदर वाले स्फीयर की, प्लस टोटल इम्पल्सिव प्रेशर, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना। तो टोटल इम्पल्सिव प्रेशर आप लोगों को इंटीग्रेट कर दोगे एक छोटे से एरिया के अलोंग, तो प्रेशर इंटू एरिया कर रहा है पी कॉस थीटा इंटू डीएस। अब इन सब की वैल्यू है आपके पास, वो वैल्यूज रख के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था इस आर्टिकल में, ठीक है। अब कर लेना इसको ट्राई, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर लेना एक बार पहले, किसी दिन पहले डाउट क्लास एक रख लेंगे, अगर किसी को डाउट्स आते हैं तो ले लें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।